हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर 2 संक्रामक रोगों से बचाव के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया था। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। बुक में जो पहला प्रश्न है वह है, संक्रामक बीमारी क्या है? जिन बीमारियों या जिन रोगों का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है उसे संक्रामक रोग या संक्रामक बीमारी कहते हैं। उसी तरह अगर हमसे यह पूछा जाए कि असंक्रामक रोग क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जिन रोगों का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, टीकाकरण की योजना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के रोगों का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था के रोगों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे हैजा, अतिसार, गलसुआ, खसरा, शीतला या चिकन पॉक्स, पोलियो, सर्दी व खांसी, कान दर्द, पेट दर्द आदि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के 4 सामान्य लक्षणों की सूची बनाइए। वैसे तो संक्रामक रोग के बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में लिखना है। तो पहला हम यह लिख सकते हैं कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दूसरा यह कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से फैल सकता है। तीसरा है, प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय होता है। इस अवधि के पश्चात यह रोग स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला है, अधिकांश संक्रामक रोग एक शरीर पर एक ही बार क्रियाशील होते हैं, क्योंकि संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति में स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसके फैलने के कारण क्या क्या हैं? तो संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, और इसके फैलने के कारण है वायु, जल, भोजन, कीड़ों का काटना या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी यह रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग के घटक का वर्गीकरण कीजिए। संक्रामक रोग के कितने घटक हैं? 3। संक्रामक रोग के 3 घटक हैं। पहला होस्ट कहलाता है, जिस बालक को रोग होता है उसे होस्ट कहते हैं। दूसरा प्रतिनिधि, संक्रामक रोग प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जीवाणु, विषाणु तथा कृमि सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनसे संक्रामक रोग फैलते हैं। तीसरा होता है माध्यम, वायु, जल, भोजन तथा कीड़ों का काटना, यह संक्रामक रोग के माध्यम है। अगला प्रश्न है, बालक को पहला डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है? तो बालक को पहला डीपीटी का टीका 6 सप्ताह में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरोध क्षमता को परिभाषित कीजिए। रोग प्रतिरोध क्षमता का अर्थ होता है व्यक्ति की रोग या रोगों से लड़ने की क्षमता या योग्यता। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीका द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग का नाम बताइए। तो बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग यानी टीबी। अगला प्रश्न है, किस आयु पर बालक को इनके लिए प्रतिरक्षित किया जाता है? पहला है बीसीजी। तो बीसीजी जो है वो जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक लगाया जाता है। और दूसरा है एमएमआर। एमएमआर का टीका 15 से 18 माह की आयु में लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त वह क्षमता जो परपोषी को रोगजनक से लड़ने के लिए उत्तरदायी होती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है,
टिटनेस में दिए जाने वाले टीके का क्या नाम है? और टिटनेस रोग के कारण, लक्षण, बचाव एवं उपचार भी बताइए। टिटनेस में जो टीका दिया जाता है उसे हम टीटी, टिटनेस टॉक्साइड कहते हैं। अब टिटनेस रोग के कारण को देखते हैं। जंग लगे धातु के टुकड़ों से चोट लगने पर या गंदी मिट्टी या धूल के कणों के कारण यह रोग फैलता है। यह तो था टिटनेस रोग के कारण। अब आइए इसके लक्षण को देखते हैं। पहला है, रोगी को बेचैनी, सिर दर्द और ठंड लगती है। दूसरा है, मांसपेशियों में अकड़न आने लगती है। तीसरा है, रोगी की गर्दन अकड़ जाती है और उसे चबाने तथा निगलने में परेशानी होती है। अब इसके बचाव एवं उपचार को देखते हैं। चोट लगते ही चोट वाली जगह को साफ कर टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं और रोगी को उचित इलाज प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दूषित भोजन से फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो दूषित भोजन से फैलने वाले रोग होते हैं हैजा, पीलिया, अतिसार, पेचिश आदि। अगला प्रश्न है, MMR इंजेक्शन द्वारा किन रोगों की रोकथाम की जाती है? तो MMR जो इंजेक्शन होता है वह खसरा और रुबैला के लिए लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक को स्तनपान कराने के 2 लाभ बताइए। तो बालक को स्तनपान कराने से माता तथा बालक दोनों को संतोष प्राप्त होता है। और दूसरा, स्तनपान कराने से बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, अतिसार के 2 लक्षण एवं कारण बताइए। तो अतिसार के 2 महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं? पेट में निरंतर दर्द व कमजोरी रहती है। और दूसरा है, हरे पीले दस्त होते हैं और प्रत्येक बार दस्त होने से पूर्व पेट में ऐंठन होती है और इसका कारण है अस्वच्छता। अगला प्रश्न, डीपीटी टीका लगाने के कारण लिखिए। तो डीपीटी टीका 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है, जिनमें है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। अगला प्रश्न है, उद्भवन काल की परिभाषा दीजिए। संक्रामक रोगाणुओं के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण दिखाई देने तक की अवधि को उद्भवन काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपार्जित रोग क्षमता की परिभाषा दीजिए। संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसमें उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ही डेवलप हो जाती है। इस प्रकार अर्जित की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता को उपार्जित रोग क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, टीबी अथवा क्षय रोग तथा डिप्थीरिया के उद्भवन काल को बताइए। तो टीबी का उद्भवन काल क्या है? 4 से 6 सप्ताह और डिप्थीरिया का उद्भवन काल है 2 से 5 दिन। अगला प्रश्न है, हैजा नामक रोग किस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? तो हैजा जो है वो बैसिलस जीवाणु के संक्रमण के कारण फैलता है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीकाकरण कब और क्यों लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक लगाया जाता है और यह किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। यह क्षय रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, टीबी के 2 लक्षण बताइए। तो टीबी के लक्षण में बार बार खांसी का आना और भार में गिरावट। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिनमें है, एक अतिसार से पीड़ित रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो अतिसार से पीड़ित रोगी के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वह यह है कि अधिक जल तथा तरल पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को सामान्य आहार
देते रहना चाहिए। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। और रोगी को रेशेदार पदार्थ, मोटे छिलके तथा बीजों वाले फल, तले पदार्थ, मिर्च मसाले, चटनी तथा अचार नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पोलियो क्या है? पोलियो एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी के टीके के बारे में बताइए। तो ये हेपेटाइटिस बी का टीका जो है ये यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु के से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, खसरे के लक्षण बताइए तथा इस प्रकार के रोगी के देखभाल के उपाय को भी बताइए। तो खसरे का क्या क्या लक्षण है, आइए देखते हैं। पहला है, इस रोग का प्रारंभ खांसी तथा जुकाम से होता है। इसके बाद तीव्र ज्वर चढ़ता है। 2-3 दिन के बाद माथे में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और धीरे धीरे यह दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अब इस रोग में रोगी की देखभाल कैसे करते हैं? रोगी को स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए और कमरे में हल्के रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीता को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा खसरे से पीड़ित है या गलसुआ से। इनके 3 लक्षण बताकर पहचानने में उसकी सहायता कीजिए। तो अगर उसके बेटे को खांसी या जुकाम होता है, उसके बाद ज्वर चढ़ता है, 2-3 दिन में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फिर धीरे धीरे वो दाने पूरे शरीर पर फैलने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके बेटे को खसरा है। और अगर उसके कान में दर्द होता है, मुंह सूखने लगता है, लाल ग्रंथियां बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे गलसुआ है। अगला प्रश्न है, अतिसार तथा निर्जलीकरण में क्या संबंध है? अतिसार तथा निर्जलीकरण में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अधिकांशतः अतिसार की स्थिति में ही शरीर से अधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है। अतिसार में जब दस्त बहुत ज्यादा होने लगता है तो शरीर से बहुत ज्यादा जल निष्कासित हो जाता है और इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय लिखिए। तो संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, हमें अपने वातावरण को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। दूसरा, हमें खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह हाथों को धोना चाहिए। तीसरा है, छींकते व खांसते वक्त अपने नाक तथा मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढकना चाहिए और कूड़ेदान को भी हमेशा ढककर रखना चाहिए। हमें अपने भोजन को भी हमेशा ढककर मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, दस्त लगने पर जीवन रक्षक घोल ORS देने के कारण बताइए। क्योंकि दस्त लगने पर हमारे शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जल का निष्कासन हो जाता है और ORS से दस्त और उल्टी की समस्या में काफी हद तक आराम मिलता है। नमक, चीनी और पानी से ORS को तैयार किया जा सकता है। कई लोगों के शरीर में ज्यादा पसीना निकलने के कारण ग्लूकोज और नमक की कमी हो जाती है और इन लोगों के शरीर में ग्लूकोज और नमक की दोबारा पूर्ति करने के लिए ORS का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जिन घरों में शिशु और बच्चे होते हैं उन घरों में हमेशा ORS मौजूद होना चाहिए। दरअसल शिशु और बच्चों में दस्त होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। आप निश्चित मात्रा में ORS पाउडर को लें और इसको पानी में घोल लें। इसके बाद दस्त से पीड़ित मरीजों को थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर ORS के घोल को देते रहें।
इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। दस्त में ओआरएस को प्राथमिक और महत्वपूर्ण दवाओं में से एक माना जाता है। इसमें एक प्रश्न यह आ सकता है कि ओआरएस को घर पर कैसे तैयार किया जाता है। शिशु या बच्चे को ठीक करने के लिए आप नमक और चीनी के घोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में 1 लीटर ओआरएस घोल तैयार करने के लिए आपको निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। आधी छोटी चम्मच नमक, 6 छोटी चम्मच चीनी, 1 लीटर पानी जिसको उबालने के बाद ठंडा कर लें। इसके बाद आप नमक, चीनी और पानी को मिलाकर तब तक मिक्स करें जब तक मिश्रण में नमक और चीनी पूरी तरह मिक्स ना हो जाए। आइए अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखते हैं, जिनमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रतौंधी, दूसरा है पोलियो, तीसरा है अतिसार और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा रतौंधी। बच्चों को रतौंधी से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। दूसरा है, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है हेपेटाइटिस बी, दूसरा है एमएमआर, तीसरा है बीसीजी और चौथा है डीपीटी। तो इसका उत्तर होगा बीसीजी। क्षय रोग निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो इसका उत्तर होगा 2। रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न है, WHO का पूरा रूप है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है विमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रथम आहार, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी है माँ का दूध और ऑप्शन डी है पोषक आहार। तो इसका उत्तर होगा कोलेस्ट्रम। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है पोलियो और ऑप्शन डी है टिटनेस। तो इसका उत्तर है डीपीटी। कुकर खांसी से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है? ऑप्शन ए रोग का बार बार होना, ऑप्शन बी रोग का लंबे समय तक बने रहना, ऑप्शन सी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, एक व्यक्ति से दूसरे को लगना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है, अतिसार में रिक्त स्थान के कारण पतले दस्त आने लगते हैं। तो इसका उत्तर होगा संक्रमण। अतिसार में संक्रमण के कारण पतले दस्त आने लगते हैं। इसमें दूसरा है, रिक्त स्थान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा स्तनपान। स्तनपान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। इसमें तीसरा है, इसका नाम फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के नाम से रखा गया है। तो इसका उत्तर होगा कामेट एंड ग्यूरिन। इसका नाम फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक कामेट तथा ग्यूरिन के नाम से रखा गया है। इसमें अगला है, रिक्त स्थान वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो इसका उत्तर होगा पोलियो। पोलियो वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है।
इसमें अगला है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिक्त स्थान को प्रभावित कर रिक्त स्थान नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका उत्तर होगा यकृत और पीलिया। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यकृत को प्रभावित कर पीलिया नामक रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जो तीसरा प्रश्न है वह है सत्य या असत्य कथन, जिसमें पहला है, स्तनपान शिशु को स्वाभाविक रोग निरोधी क्षमता प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, यह सत्य है। दूसरा है, रोग को रोकने की क्षमता को रोध क्षमता कहते हैं, यह भी सत्य है। तीसरा है, शरीर के अवरोधक तत्व रोगाणुओं का प्रवेश नहीं रोकते हैं, यह कथन असत्य है। चौथा है, स्वास्थ्य का अर्थ है पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने में असफलता, यह कथन भी असत्य है। और पांचवा है, हैजा विब्रियो कोमा नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है, यह कथन सत्य है। आइए अब कुछ उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न को भी देखते हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जिसमें पहला है, पोलियो किस प्रकार फैलता है, इसके लक्षण, रोकथाम व देखभाल संक्षेप में बताइए। पोलियो के लक्षण हैं, आमतौर पर सेहत खराब रहना। दूसरा है सिर दर्द व नींद आना। तीसरा है हल्का बुखार। और चौथा है वमन व अतिसार। इसमें देखभाल है, ज्वर व वमन को नियंत्रित रखें, पेय की मात्रा अधिक दें, बच्चे को और उसकी थकी हुई मांसपेशियों को आराम दें। और इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं, पोलियो वैक्सीन की 3 खुराक दी जाती है। पहली खुराक 6 सप्ताह तथा बाद में 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दूसरी खुराक दी जाती है। इसमें दूसरा प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? प्रकृति की ओर से मनुष्य को रोगों से लड़ने के लिए स्वाभाविक क्षमता प्राप्त है, इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा है उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता। इसमें जो अगला प्रश्न है वह है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे उत्पन्न की जाती है? हमारे रक्त में श्वेत रक्त कण WBC पाए जाते हैं। ये शरीर में रोगाणु का विरोध करने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश करते हैं तो जीवाणु रोग प्रतिरोधक तत्व से लड़ते हैं। यदि किसी कारण शरीर में जीवाणुओं की संख्या एंटीबॉडी से ज्यादा हो तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। दोस्तों, अभी हमने अपने बुक में दिए गए प्रश्न के उत्तर को जाना। आइए कुछ और प्रश्न के उत्तर को जानते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी जरूरी है। जिसमें पहला है, रोग को रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा रोध क्षमता। प्रश्न संख्या 2 है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर होगा आयरन, लोहा। शरीर में लोहे की कमी से, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तीसरा प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर होगा आंत। और चौथा प्रश्न है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा फेफड़ा। क्षय रोग जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 5 है, BCG का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्षय रोग। अगला है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रश्न संख्या 7 है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा जीवाणु। अगला प्रश्न है,
पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के फैलने की कितनी अवस्थाएं होती है? तो संक्रामक रोगों की फैलने की 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? उद्भवन काल और संक्रमण काल। अगला प्रश्न है, दूषित वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं? तो इसका उत्तर होगा क्षय रोग, खसरा, काली खांसी आदि। अगला प्रश्न है, कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग हैं? इसका उत्तर होगा प्लेग, डेंगू, मलेरिया आदि। अगला प्रश्न, टिटनेस किस रोगाणु के कारण होता है? तो टिटनेस जो है वो टिटनेस बैसिलस रोगाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रसव के तत्काल बाद 2-3 दिनों तक माता के स्तनों से गाढ़ा पीले रंग का द्रव्य पदार्थ निकलता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु को कितने प्रतिशत तक रोकता है? तो इसका उत्तर होगा 13%। स्तनपान 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु को 13% तक रोकता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में रोगी के श्वास नली के ऊपर एक झिल्ली बन जाती है जिससे खाद्य पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है? तो इसका उत्तर होगा डिप्थीरिया, जिसे गलघोंटू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का उद्भवन काल क्या है? खसरा रोग का उद्भवन काल 10 से 12 दिन होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में चेहरे तथा शरीर पर गुलाबी चकत्ते निकलने लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा रूबेला। अगला प्रश्न है, किस रोग में पेट की आंतों की कार्य प्रणाली सामान्य नहीं रहती है? तो इसका उत्तर होगा अतिसार। अगला प्रश्न, अतिसार रोग का उद्भवन काल क्या है? तो अतिसार रोग का उद्भवन काल होता है लगभग 3 से 6 दिन। अगला प्रश्न है, बालक को पहला डीपीटी का टीका कब लगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 6 सप्ताह में। इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर संक्रामक रोगों से बचाव अब समाप्त होता है।